नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु श्रीवास्तव है और हम लोग चालू कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल। विश्व भूगोल हम लोग चालू कर रहे हैं और इसमें आपके बहुत सारे लेक्चर्स रहेंगे। धीरे धीरे करके आपके लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे। आज मैं पहला लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और धीरे धीरे करके हम लोग सारे लेक्चर्स में कवर करेंगे। मतलब संपूर्ण विश्व ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमको इसमें कवर करना है और जितने भी टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी से बनते हैं हमको सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करना है। इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, 25 से 30 लेक्चर आएंगे आपके 2-3 दिन के अंतर में आपके लेक्चर आपके डल जाएंगे। तो इसमें हमको विस्तार से सारी चीज़ों को पढ़ना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरा हमको लेके चलना है और आखिरी तक कंप्लीट करना है। सभी टॉपिक के वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। धीरे धीरे करके सारे वीडियो आपको मिलेंगे और आज हम लोगों का जो लेक्चर है ये पहला लेक्चर चालू हो रहा है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको बाकायदा उपलब्ध हो जाएगी। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप में प्रोवाइड हो जाएगी, नहीं तो मैं इसकी लिंक टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि विश्व भूगोल पढ़ने से पहले हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि एमपीपीएससी, यूपीएससी और जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं इन सभी में क्या होता है, ज्योग्राफी का वेटेज बहुत अच्छा खासा आता है। वो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का और इंडियन ज्योग्राफी दोनों का आता है। ठीक है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, साथ में आपके मेंस आंसर राइटिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोगों का मेन मोटिव ये रहेगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा विश्व भूगोल कंप्लीट करें, कुछ भी आपसे ना छूटे और फिर हम लोग आगे बढ़ें इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल की तरफ। तो 20 से 25 लेक्चर आपके आएंगे विश्व भूगोल के। इसके बाद धीरे धीरे करके आपके आएंगे इंडियन ज्योग्राफी के। 2 से 3 महीने आपको देना पड़ेंगे, उतने में आपके सारे वीडियो लेक्चर्स वगैरह सभी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी और आप लोग विस्तार से इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं आपकी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर कोई टॉपिक गलती से छूट गया है या आपको समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगा या फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। दूसरी बात, जितने भी लेक्चर्स हम लोग पढ़ा रहे हैं इन सभी की आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी सभी लेक्चर्स की, इसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए। और साथ ही साथ आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना है। पीडीएफ तो आप लोग को मिल जाएगी, लेकिन आपको हाथ से जो आप लोग लिखेंगे, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, इससे आपकी मेंस की प्रैक्टिस भी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विश्व भूगोल में हमको पढ़ना क्या है। ये लेक्चर पहला है। ऐसे करते करते 20 से 25 लेक्चर आपके धीरे धीरे करके आएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। विश्व भूगोल की शुरुआत ही होती है ब्रह्मांड से। विश्व भूगोल की शुरुआत होती है ब्रह्मांड से। ठीक है, ये पहला लेक्चर है, पहला इसका टॉपिक है। अब ब्रह्मांड में हमको क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा, ब्रह्मांड की क्या परिभाषा होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड में दूरी नापने की इकाइयाँ, ब्रह्मांड में कितनी कितनी दूरी होती हैं और उसको नापने की क्या क्या इकाइयाँ होती हैं, हम लोगों को ये पढ़ना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें काफ़ी आपके सिद्धांत आएंगे, संकल्पनाएं आएंगी, किस साइंटिस्ट ने क्या कहा, किस वैज्ञानिक ने क्या कहा, क्या नहीं कहा। जो जो एग्ज़ाम में आपके सवाल बनते हैं फैक्चुअल डाटा से लेकर या मेंस में लेकर, सभी चीज़ों को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, विथ डायग्राम आपको समझाऊंगा मैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिग्स बोसान। हिग्स बोसान की थ्योरी आती है, हम लोग उसको पढ़ना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आकाशगंगा क्या होती है, नेबुला क्या होता है, तारे, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल क्या होता है। इसके बाद सौरमंडल, फिर हम लोग पढ़ेंगे सूर्य, ग्रह, उपग्रह और आगे चलते चलते अन्य आकाशीय पिंडों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। फिर हम पढ़ेंगे समय निर्धारण, ठीक है, कि किस देश में किस समय कौन सा समय होता है, क्या तरीका है समय निकालने का। तो ये आपका पहला अध्याय है। पहले अध्याय में आपके इतने सारे टॉपिक आते हैं जो हमको कवर करना है। तो पहले अध्याय में आज हम लोग सिर्फ 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है, ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयाँ क्या होती हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आज के लेक्चर में हम लोग इतना जानेंगे। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। 20 से 25 लेक्चर्स में आपको आएंगे और सारी चीज़ें आपको कवर करा दी जाएंगी। तो चलिए आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पढ़ाने की गति थोड़ी धीरे रहेगी क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं पढ़ा है और हम लोग बेसिक से चालू कर रहे हैं, एकदम ज़ीरो से चालू कर रहे हैं। तो चलिए ज़ीरो से चालू करते हैं बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अर्थ होता है यूनिवर्स। ठीक है, इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूँ, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको अगर परिभाषा में बताऊँ इसकी, तो संसार में एक छोटे अणु से लेकर संसार में
एक छोटे से अणु से लेकर, एटम से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक, विशालकाय आकाश गंगा यानी गैलेक्सी, विशालकाय आकाश गंगाओं तक वे सब कुछ ब्रह्मांड है। क्या मतलब हुआ इसका कि संसार में, इस दुनिया में, संसार में एक छोटे से अणु से लेकर, एक छोटे से एटम से लेकर, एक छोटे से अणु से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक, विशालकाय जितनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, विशालकाय आकाश गंगाओं तक, इन सभी चीज़ों को ब्रह्मांड कहा जाता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इन सभी चीज़ों को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, विशाल आकाश गंगाओं तक सभी चीज़ों को ब्रह्मांड कहा जाता है। जो सब कुछ इस दुनिया में है, जो सब कुछ इस दुनिया में है, वो सब कुछ ब्रह्मांड है। ये बात आप मान के चलिए कि जो सब कुछ इस दुनिया में है वो सब कुछ ब्रह्मांड है। उदाहरण अगर मैं आपको दूं इस चीज़ का, इसको और क्लियर तरीके से आपको समझाऊं, तो हम मनुष्य हैं, हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, सब कुछ ब्रह्मांड का एक हिस्सा होता है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सौरमंडल, आकाश गंगाएं, पेड़, पक्षी, हम लोग, इंसान, सभी चीज़ ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। इवन अंधेरा भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। जो अंधेरा है वो भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन पे आइए कि संसार में एक छोटे से अणु से लेकर, संसार में एक छोटे से अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाओं तक सभी चीज़ें ब्रह्मांड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग बेसिक से चालू कर रहे हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, सौरमंडल, तारे, क्या बड़ा है क्या छोटा है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। एकदम से एक बार मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ चीज़ों को। हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी कहाँ पे है? सौरमंडल में। पृथ्वी से बड़ा क्या हो गया? सौरमंडल। सौरमंडल कहाँ पे है? आकाश गंगाओं में। ठीक है, सौरमंडल कहाँ है? आकाश गंगाओं में। और आकाश गंगाएं कहाँ पे हैं? ब्रह्मांड में। आकाश गंगाएं कहाँ पे हैं? ब्रह्मांड में। तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड हुआ, इसके बाद आकाश गंगाएं आती हैं, इसके बाद सौरमंडल आता है, सौरमंडल के बाद हमारे ग्रह आते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े हुआ आपका ब्रह्मांड, फिर होती हैं आकाश गंगाएं, फिर होती हैं आपके सौरमंडल, और फिर आते हैं पृथ्वी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसकी डेफिनेशन हमने देख ली है। चलिए अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड मैंने आपको जैसे बताया कि छोटे से अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक सब कुछ ब्रह्मांड का एक रूप है ना। ब्रह्मांड अनंत है, असीमित है और लगातार विस्तारित है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, ब्रह्मांड अनंत है मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। ब्रह्मांड अनंत है, अनंत का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं है। असीमित है, ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है। और लगातार विस्तारित है। लगातार विस्तारित का अर्थ होता है लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। आगे जब थ्योरीज आएंगी, बिग बैंग थ्योरी आएगी, मैं आपको वहाँ विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मांड असीमित है और ब्रह्मांड जो है लगातार विस्तारित है। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि ब्रह्मांड है लगातार विस्तारित होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, चलिए। ब्रह्मांड में विभिन्न उपग्रह, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं एवं समस्त खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ब्रह्मांड में विभिन्न उपग्रह, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं एवं समस्त खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो अगले टॉपिक की बात करेंगे ये है ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई। ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई। देखिए, ब्रह्मांड की जो दूरी है ये हमारी किलोमीटर में हम लोग नहीं नाप सकते, क्योंकि ब्रह्मांड की अरबों खरबों किलोमीटर की दूरी होती है। अरबों खरबों, कई अरब, कई खरब किलोमीटर की दूरी होती है। तो इसको हम लोगों को किलोमीटर में नापना असंभव है। इसको किलोमीटर में नापना हमारे लिए असंभव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है और इसकी दूरी किलोमीटर में हम लोग नहीं नाप सकते। तो इसको नापने के लिए क्या किया गया? वैज्ञानिकों ने 3 इकाइयाँ बनाई हैं। ब्रह्मांड की दूरी नापने के लिए वैज्ञानिकों ने 3 प्रकार की इकाइयाँ बनाई हैं। उन तीनों प्रकार की इकाइयों से सवाल आता है और हमको इसको विस्तार से देखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी वर्ल्ड ज्योग्राफी चालू करते हैं तो सीधे सीधे वो पहला टॉपिक पढ़ाते हैं आपका बिग बैंग थ्योरी। लेकिन बिग बैंग थ्योरी पढ़ाने से पहले ये सब इकाइयाँ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं और हम लोग बेसिक से चालू कर रहे हैं तो हम लोगों को सारी चीज़ें बताना कंपलसरी है। तो ब्रह्मांड में दूरी नापने की इकाइयों की हम बात करते हैं। 3 प्रकार की इकाइयाँ होती हैं, एकदम स्पष्ट करते चलिए। नंबर 1, खगोलीय इकाई।
सबसे पहली जो ब्रह्मांड को नापने की इकाई होती है यह है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई को इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई को इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो ए और यू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। तो देखिए खगोलीय इकाई क्या होती है, एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी देखिए। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय इकाई बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया हूँ औसत दूरी। तो मैंने औसत दूरी शब्द क्यों बोला हूँ, क्योंकि देखिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। पृथ्वी से सूर्य, देखिए पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है। तो कभी सूर्य के नज़दीक आ जाती है, कभी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है, कभी सूर्य के नज़दीक आ जाएगी, कभी सूर्य के दूर चली जाएगी। इसलिए मैंने बोला हूँ कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। ठीक है, अब एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, 1.5 गुणित 10 की घात 8, 1.5 गुणित 10 की घात 8 किलोमीटर, 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। ठीक है, एक खगोलीय इकाई बराबर 1.5 गुणित 10 की घात 8 किलोमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है मैं आपको वो बता देता हूँ। खगोलीय इकाई क्या होती है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी नापने को खगोलीय इकाई बोला जाता है। आपको ये याद रखना है कि एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, 1.5 गुणित 10 की घात 8 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ब्रह्मांड की दूरी नापने की दूसरी इकाई कौन सी है। पहली इकाई हमने देख लिया कौन सी है, खगोलीय इकाई। क्या होता है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, एक खगोलीय इकाई बराबर 1.5 गुणित 10 की घात 8, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी खगोलीय इकाई की, यह है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक है, क्या होता है प्रकाश वर्ष, क्या होता है लाइट ईयर, विस्तार से समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रकाश के द्वारा, लाइट होता है ना लाइट, प्रकाश, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, एक साल में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, लाइट के थ्रू एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, लाइट एक साल में कितनी दूरी तय करती है, इसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक साल के अंदर प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, इसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। देखिए दुनिया में सबसे तेज़ गति प्रकाश की है, दुनिया में सबसे तेज़ गति अगर किसी चीज़ की है ना वो प्रकाश की है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। मतलब हमारी पृथ्वी से सूर्य हमसे कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। चाहो तो लिख लो, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में मात्र 8 मिनट लगता है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहा है प्रकाश और उसको सिर्फ 8 मिनट लगा। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में मात्र 8 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में सबसे तेज गति किस चीज़ की है, प्रकाश की है। अब दुनिया में सबसे तेज गति जब प्रकाश की है तो हमको इसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है, खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड से दूरियां जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, ब्रह्मांड से जो है दूरियां बहुत ज़्यादा है, मतलब ब्रह्मांड में दूरियां बहुत ज़्यादा हैं। मैंने आपको पहले बताया था ना कि ब्रह्मांड को हम लोग किलोमीटर में नहीं नाप सकते, ब्रह्मांड की दूरियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको नापने के लिए एक और इकाई बनाई जिसका नाम है प्रकाश वर्ष। ठीक है, पहले कौन सी बनाई थी, खगोलीय इकाई बनाई, लेकिन उनको जब पता चला कि और ज़्यादा दूरी है इसको तो हम लोग खगोलीय इकाई में नाप ही नहीं सकते, तो फिर इसको इसके लिए बनाई गई प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष मतलब क्या, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर
9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर। ये है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी है? 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, प्रकाश क्या करता है, लाइट क्या करता है, एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसको एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश है वो एक साल में 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर। 10 की घात 12 का मतलब क्या होता है? 10 लिखो और 12 जीरोस में लगा दो आप, तो इतनी ज़्यादा दूरी तय करता है एक प्रकाश वर्ष। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो जो लाइट होती है वो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितना चलती है? 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। इसको एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। यहाँ क्लियर हो गई चीज़ें? एक बार और क्लियर कर देता हूँ आपको। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर। यानी जो लाइट है एक साल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड से दूरी नापने की सबसे ज़्यादा चर्चित इकाई की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा फेमस कि ब्रह्मांड से दूरी नापने की सबसे ज़्यादा चर्चित इकाई कौन सी है, तो वो आपको मिलेगी प्रकाश वर्ष। ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस इकाई है प्रकाश वर्ष। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड से दूरी मापने की तीसरी और आखिरी इकाई के बारे में। ब्रह्मांड से दूरी नापने की तीसरी और अंतिम इकाई के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहली हो गई खगोलीय इकाई। ठीक है, क्या होता था? पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते थे। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.5 गुणित 10 की घात 8 किलोमीटर। दूसरा हो गया प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं तीसरी इकाई की, जिसका नाम है पारसेक। तीसरी खगोलीय इकाई का नाम है पारसेक। पारसेक क्या होता है? ब्रह्मांड में दूरी नापने की सबसे प्राचीन एवं बड़ी इकाई होती है पारसेक। ब्रह्मांड में दूरी नापने की सबसे ज़्यादा प्राचीन मतलब सबसे ज़्यादा पुरानी और सबसे ज़्यादा बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। मतलब ये खगोलीय इकाई से भी ज़्यादा बड़ी है, प्रकाश वर्ष से भी ज़्यादा बड़ी है। क्या नाम है इसका? पारसेक। देखिए, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनको याद कर लीजिए आप लोग। देखिए, सवाल यहाँ पे कैसे आते हैं। अब मान लीजिए यूपीएससी या एमपीपीएससी के प्री में आपका सवाल आ गया। सवाल किस तरह से आएंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि सवाल कैसे पूछा जाता है यहाँ से, और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सब चीज़ें नहीं पढ़ना है, लेकिन जो चीज़ें पढ़ने की हैं उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा कठिन ये होता है क्या पढ़े इंसान और क्या छोड़े। ठीक है, लोगों को यही समझ नहीं आता कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इनसे सवाल बनते हैं और आने वाले 10 साल के पेपर मैंने देखा हूँ यहाँ से सवाल आते हैं। तो वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सवाल कैसे आते हैं देखिए। निम्नलिखित इकाइयों को बढ़ते क्रम में लगाएं। निम्नलिखित इकाइयों को बढ़ते क्रम में लगाएं। यहाँ पे आपका खगोलीय इकाई दे देगा AU, फिर आपको दे देगा प्रकाश वर्ष, ठीक है, फिर आपको दे देगा पारसेक। अब इनको बढ़ते क्रम में लगाना है, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे पहले आएगा, आप सभी लोगों को पता है, खगोलीय इकाई, फिर आएगा प्रकाश वर्ष, फिर आएगा पारसेक। इसी को सवाल बना के वो ये दे सकता है कि निम्नलिखित इकाइयों को घटते क्रम में जमाएं, मतलब सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो सबसे पहले आएगा पारसेक, फिर आएगा लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, फिर आएगा खगोलीय इकाई। इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा ना दे के वो इनकी वैल्यू दे दे कि 1.5 गुणित 10 की घात 8 किलोमीटर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए खगोलीय इकाई है। 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रकाश वर्ष है। और 3.26 प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो ये होती है एक पारसेक की वैल्यू। इस तरह से सवाल घुमा फिरा के आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप लोगों को पता है कि ब्रह्मांड में दूरी नापने की मात्र 3 इकाइयाँ होती हैं, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पारसेक, तीनों की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। बस इससे आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है और इसके अलावा कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। चीज़ों को बराबर नोट करते चलिए, कॉपी में एक एक करके सारी चीज़ों को नोट करिए, सीक्वेंस वाइज अच्छी राइटिंग में लिख के नोट करिए इसको, ठीक है। बाकी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर ही दिया हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में। ब्रह्मांड की इकाइयाँ तो हमने पढ़ ली, ब्रह्मांड की परिभाषा हमने देख ली कि क्या होता है भैया ब्रह्मांड।
ब्रह्मांड की दूरी कैसे नापते हैं हमने ये भी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड यानी उलझा हुआ टॉपिक है और बहुत लोग पढ़ तो लेते हैं, एक बार में समझ में भी आ जाता है, लेकिन बाद में उनसे 2-4 दिन बाद इस चीज़ के लिए क्वेश्चन करो तो वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता। हम लोग सरल से सरल शब्दों में पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, बस रिवीजन आपको करते चलना है। चलिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात है संकल्पनाएं। संकल्पनाएं का अर्थ क्या होता है? संकल्पनाएं का अर्थ ये होता है कि जिस चीज़ को हम लोग सिद्ध नहीं कर पाए या प्रूव नहीं कर सकते उसको कहते हैं संकल्पनाएं। दूसरा चीज़ आती है यहाँ पे सिद्धांत। सिद्धांत यानी होता है थ्योरी, मतलब जिस चीज़ को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाल के दिखा सकते हैं, साइंटिफिक प्रूव कर सकते हैं, उस चीज़ को कहते हैं सिद्धांत। एक बार फिर से आप लोगों को समझाता हूँ मैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, एक है संकल्पनाएं, एक होते हैं सिद्धांत। देखिए, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बहुत बड़े बड़े खगोल शास्त्री हुए, उन्होंने क्या किया, कुछ खगोल शास्त्रियों ने संकल्पनाएं दी। संकल्पनाएं का अर्थ ये होता है कि उन्होंने कल्पना करी कि ऐसा होता होगा। अब जाके तो देखे नहीं इतने साल पहले, उन्होंने कल्पनाएं करी, ठीक है, उन्होंने कल्पनाएं करी कि ऐसा होता होगा और उन्होंने अपना संकल्पनाएं दी अपनी कि भैया पृथ्वी ऐसी होती होगी, ब्रह्मांड ऐसा होता होगा, सौरमंडल ऐसा होता होगा, आकाशगंगा ऐसी होती होंगी। इसको कहते हैं संकल्पनाएं। कुछ होते हैं सिद्धांत। कुछ खगोल शास्त्रियों ने सिद्धांत दिए, मतलब प्रूफ करके दिखाया कि देखो ऐसा होता है, ये इसका सबूत है। तो जो सबूत देते हैं, जिन्होंने सबूत दिया है वो है सिद्धांत, और जिन्होंने कल्पनाएं करी हैं, जिन्होंने सिद्ध नहीं किया, वो है संकल्पनाएं। क्लियर हो गई चीज़ें? संकल्पनाएं यानी जिन्हें हम सिद्ध नहीं कर सकते, और सिद्धांत यानी जिन्हें हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के साइंटिस्ट थे, कुछ लोगों ने संकल्पनाएं दी और कुछ लोगों ने सिद्धांत दिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संकल्पनाओं की। देखिए, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आपको सिद्धांत में बिग बैंग थ्योरी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन दिक्कत हमारे साथ क्या है कि संकल्पनाओं से भी सवाल आते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता है संकल्पनाओं से सवाल, और ये अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए हमको पूरा सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, हमको सारी चीज़ें कवर करनी है। तो संकल्पनाओं के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, संकल्पनाएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे स्टार्टिंग से हम लोग बात करें इतिहास से, तो 140 AD, 140 ईस्वी में क्या हुआ, एक वैज्ञानिक हुए, एक खगोल शास्त्री हुए, इनका नाम था क्लॉडियस टॉल्मी। क्लॉडियस टॉल्मी, क्या नाम था इनका? क्लॉडियस टॉल्मी। ये कहाँ के थे? ये थे मिस्र के, यूनान के, मिस्र यूनान के ये थे। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, मतलब इन्होंने एक संकल्पना दी। इन्होंने बताया कि पृथ्वी केंद्र में है। इन्होंने क्या बताया उस समय? बहुत पुरानी बात हो रही है, ये 140 AD की बात हो रही है। इन्होंने उस समय बताया कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो केंद्र में है और सूर्य जो है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। क्या बताया इन्होंने? पृथ्वी जो है वो केंद्र में है और सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस संकल्पना का नाम दिया गया भू केंद्रित अवधारणा। ठीक है, क्या नाम दिया गया? भू केंद्रित अवधारणा। भू यानी क्या होता है? पृथ्वी। केंद्र यानी क्या होता है? केंद्र में है। इन्होंने क्या कहा था? पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं भू केंद्रित अवधारणा। भू केंद्रित यानी पृथ्वी केंद्र में है, ये इनकी अवधारणा थी। ठीक है, सवाल कैसा आएगा मैं आपको वो बताता हूँ। सवाल की प्रकृति क्या होगी पूछने की? सवाल आपके पास ऐसा आएगा, सिर्फ इतनी चीज़ें आएंगी कि भू केंद्रित अवधारणा किस वैज्ञानिक ने या किस खगोल शास्त्री ने दी। सिर्फ इतना सा सवाल आएगा आपसे कि भू केंद्रित अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी। 4 वैज्ञानिकों का नाम दिया रहेगा आपको, आप में से उसको बताना है कि किसने दी है। तो आपको वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना है और कौन सी अवधारणा उन्होंने दिया है, आपको ये ध्यान रखना है। तो भू केंद्रित अवधारणा दी है क्लॉडियस टॉल्मी नाम के खगोल शास्त्री ने। अगली बात हम करते हैं, 6वीं शताब्दी में एक और खगोल शास्त्री हुए। 6वीं शताब्दी में एक और खगोल शास्त्री हुए जिनका नाम था वराहमिहिर। क्या नाम था जिनका? वराहमिहिर। ये हमारे भारत के उज्जैन के वैज्ञानिक थे। ये हमारे भारत में उज्जैन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया सूर्य केंद्र में है। 6वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ मैं। 6वीं शताब्दी यानी जब गुप्ता पीरियड शायद चल रहा था, तो उस समय इन्होंने क्या बताया कि सूर्य केंद्र में है और उसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। इन्होंने क्या बताया कि सूर्य तो केंद्र में है,
उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब देखिए, यही हमारा दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है? जो बात आगे जाके निकोलस कॉपरनिकस हमको बताएगा और हम लोग उसको मानेंगे, ठीक है, वो 6वीं शताब्दी में वराहमिहिर जो हमारे भारत के वैज्ञानिक थे, इन्होंने पहले ही ये चीज़ें बता दी थी, पहले ही इन्होंने ये चीज़ें बता दी थी। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम लोग विदेशियों की बातों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। उन्होंने कोई थ्योरी दी तो हाँ, ये एकदम एक्यूरेट रहेगी, जबकि उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे और ज्ञानी लोग हमारे देश में हो चुके हैं और अभी भी हैं। तो 6वीं शताब्दी में वराहमिहिर नाम के एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे। इन्होंने, उज्जैन के थे ये, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि सूर्य केंद्र में है और चारों ओर पृथ्वी घूमती है, लेकिन इनकी बात को किसी ने उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। यही हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या हुआ, 1543 AD। अब देखिए, 6वीं शताब्दी के बाद, 6वीं शताब्दी के बाद सीधे आ गए हम लोग 1543 AD में। 1543 AD, इस समय क्या हुआ, एक निकोलस कॉपरनिकस नाम के व्यक्ति थे, ये पोलैंड के थे। निकोलस कॉपरनिकस नाम के एक वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे। ये पोलैंड के थे, पोलैंड एक देश है, वहाँ के ये थे, ठीक है। पोलैंड से एक बात ध्यान आ रही है कि पोलैंड जो है ये यूरोपियन कंट्री का देश है, यूरोप का देश है, लेकिन पोलैंड में क्या है, यूरो नहीं चलता। अधिकतम क्या होता है कि जो यूरोप है वहाँ पे सभी देशों में यूरो चलता है, यूरो यानी मुद्रा उनकी यूरो है, लेकिन पोलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे यूरो नहीं चलता, ठीक है। चलिए, तो हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। निकोलस कॉपरनिकस 1543 AD में ये व्यक्ति, इन्होंने क्या बताया कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी और बाकी ग्रह करते हैं। देखिए, जो बात वराहमिहिर ने बताई थी लेकिन उनकी बात को वैल्यू नहीं दी गई, वही चीज़ किसने बता दी, निकोलस कॉपरनिकस ने। तो इन्होंने क्या बताया कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी और बाकी ग्रह करते हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। इन्होंने ये बात एक्स्ट्रा बताई थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी और बाकी ग्रह करते हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, और ये बात बिल्कुल सही है, आज भी ऐसा ही है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा बचपन से कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और बाकी जितने ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी रोटेट करती है, घूमती है। तो ये किसने बताया था, निकोलस कॉपरनिकस ने। इसको कहते हैं सूर्य केंद्रित अवधारणा, इसको कहते हैं सूर्य केंद्रित अवधारणा। देखिए, भू केंद्रित अवधारणा किसने दी थी, क्लॉडियस टॉल्मी। पहली मैं पढ़ा था ना 140 AD में, भू केंद्रित अवधारणा दी थी क्लॉडियस टॉल्मी ने। और सूर्य केंद्रित अवधारणा यानी सूर्य केंद्रित यानी सूर्य केंद्र में है और चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो सूर्य केंद्रित अवधारणा किसने दी है, निकोलस कॉपरनिकस ने। सूर्य केंद्रित अवधारणा किसने दी है, निकोलस कॉपरनिकस ने। तो अब देखिए, इनके बारे में एक बात और ध्यान रखिए आप लोग कि इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। निकोलस कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र यानी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का जनक किसको माना जाता है, ये माना जाता है निकोलस कॉपरनिकस को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद सवाल यहाँ पे कैसे आते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ कि एग्जामिनर कैसे सवाल उठाएगा यहाँ से और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। सवाल बनेगा आपसे, भू केंद्रित अवधारणा किसके द्वारा दी गई। पहला सवाल आपका ये बनेगा, भू केंद्रित अवधारणा किसके द्वारा दी गई। सभी लोगों को पता है, क्लॉडियस टॉल्मी के द्वारा 140 AD में, क्लॉडियस टॉल्मी के द्वारा। दूसरा सवाल आपसे बनेगा, सूर्य केंद्रित अवधारणा किसके द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई, निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। ठीक है, वराहमिहिर ने बताया जरूर था लेकिन ये प्रूफ मतलब इनकी बातों को माना नहीं गया था। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब किसका हम लोग आंसर लगाएंगे, निकोलस कॉपरनिकस। इन्होंने बताया था कि सूर्य केंद्रित अवधारणा किसने दी, निकोलस कॉपरनिकस ने। कब दी, 1543 AD के समय पे, 1543 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा सवाल आपसे क्या बनेगा, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है, तो आपको क्या आंसर लगाना है, निकोलस कॉपरनिकस। क्या राइट आंसर इसका, निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपसे बनेंगे। अब चौथी एक संकल्पना आई हमारे सामने, ये 1925 AD यानी अभी ये अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग आपके 95 साल पुरानी बात है ये। तो 1925 में एक वैज्ञानिक हुए, खगोल शास्त्री हुए, इनका नाम था एडविन हब्बल। क्या नाम था इनका, एडविन हबल। ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे ये, अमेरिका के। तो एडविन हबल ने क्या किया, इन्होंने बताया
कि ब्रह्मांड लगातार आगे बढ़ रहा है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि ब्रह्मांड जो है लगातार विस्तारित हो रहा है, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और उसका धीरे धीरे करते 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 विस्तार हो रहा है। इसके बाद इन्होंने बताया कि एक आकाशगंगा नहीं है, अनेकों प्रकार की आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में हैं। केवल एक आकाशगंगा नहीं है, अनेकों प्रकार की आकाशगंगाएं जो हैं वो ब्रह्मांड में है। ये दो चीज़ें किसने बताई? एडविन हबल ने। क्या क्या बताया? कि ब्रह्मांड लगातार विस्तारित कर रहा है, ब्रह्मांड लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और अनेक प्रकार की आकाशगंगाएं मौजूद है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की आकाशगंगाएं मौजूद हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया? हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है। आज जो अंतरिक्ष में नासा वालों ने जो टेलीस्कोप भेजा है, जिससे हम लोग आकाशगंगाएं देखते हैं, ब्रह्मांड देखते हैं, तो ये टेलीस्कोप जो है ये हबल टेलीस्कोप के नाम से गया है ये। ठीक है। मतलब आज जो ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में जो टेलीस्कोप है, इसका नाम है हबल टेलीस्कोप। ये 1990 में लॉन्च किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी, मतलब 30 साल हो गए इसको। तो आज जो नासा वालों ने अंतरिक्ष में जो टेलीस्कोप भेजा था, इसका नाम था हबल टेलीस्कोप, जो आज भी काम कर रहा है और अब इसका रिटायरमेंट का समय हो गया है। किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति ले लो, सरकारी नौकरी ले लो, आप किसी भी चीज़ हो गई, जैसे मोबाइल का भी एक एक्सपायरी टाइम आता है कि हाँ ये इसका एक्सपायरी टाइम है, इसके बाद ये नहीं चल पाएगा। ऐसे ही टेलीस्कोप का भी एक एक्सपायरी टाइम है कि इसको पूरे 30 साल हो चुके हैं और अब ये रिटायरमेंट का इसका समय आ चुका है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हबल टेलीस्कोप जो 1990 में लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा अंतरिक्ष में, वो अभी तक प्रगति पर है, वर्तमान समय में कार्य कर रहा है, लेकिन अब इसका रिटायरमेंट होने वाला है और बहुत जल्द एक नया टेलीस्कोप लॉन्च होने वाला है जो नासा अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। उसका नाम आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये नासा क्या करेगा? लॉन्च करने वाला है बहुत जल्द, 2021 में मे भी लॉन्च कर देगा। ठीक है। तो अभी कौन सा काम कर रहा है और पिछले 30 साल से कौन सा काम कर रहा है? हबल टेलीस्कोप काम कर रहा है जो 1990 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान समय तक काम कर रहा है। लेकिन अब नया टेलीस्कोप लॉन्च होगा जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो 2021 में नासा लॉन्च करेगा। ये बात आपको यहाँ से इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ से यही सब सवाल बन सकते हैं कि वर्तमान में अंतरिक्ष में कौन सा टेलीस्कोप काम कर रहा है, नया टेलीस्कोप कौन सा लॉन्च होने वाला है, और एडविन हबल कौन थे, इन्होंने क्या क्या सिद्धांत बताए थे, भू केंद्रित सिद्धांत किसने दिया, सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया, वरामीर कहाँ के थे। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें यहाँ पे सवाल आपके बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिद्धांतों की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में, ये तो संकल्पनाएं तो हमारी हो गई, अब हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या क्या सिद्धांत थे और क्या क्या थ्योरीज आई। ठीक है, सिद्धांत मतलब क्या? जो प्रूव हो चुकी हैं उनको थ्योरी कहते हैं। चलिए, इसमें सबसे फेमस और सबसे पहला सिद्धांत जो आया, इसका नाम था महाविस्फोटक का सिद्धांत। इससे मेंस में क्वेश्चन बनता ही बनता है, प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप लोगों को बहुत विस्तार से अच्छे से समझना है और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है। हम लोग एकदम धीरे धीरे चलेंगे, आराम से समझेंगे और एक एक पॉइंट जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो पहला सिद्धांत कौन सा आया? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मतलब महाविस्फोटक का सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत 1894 से 96 के बीच में आया, 1894 से 96 के बीच में आया, पहली चीज़। दूसरी बात, यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेतियर नाम के वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? आपको नाम बिल्कुल ध्यान रखना है, जॉर्ज लेमेतियर। ठीक है, यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेतियर नाम के व्यक्ति ने दिया। अब देखिए इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया जो विशालकाय ब्रह्मांड आज हम देखते हैं, जो विशालकाय ब्रह्मांड आज हम देखते हैं, वो आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले, वो आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित था। मतलब एक छोटे से मटर के दाने बराबर था। आज जो हम लोग इतना बड़ा विशालकाय ब्रह्मांड देख रहे हैं, वो आज से 13.7 अरब साल पहले एक छोटे से पॉइंट पे, एक बिंदु पे केंद्रित था। उतना छोटा सा था, एक मटर के दाने के बराबर था। मतलब फिर से समझिए, जितना बड़ा विशालकाय ब्रह्मांड आज हम देख रहे हैं, वो आज से 13.7 अरब साल पहले छोटा सा बिंदु था एक,
सिर्फ वो एक बिंदु था और कुछ भी नहीं था, छोटा सा मटर का दाना था और कुछ भी नहीं था। ठीक है। जब दुनिया में कुछ नहीं था, जब ब्रह्मांड ही नहीं था तो दुनिया कैसे होगी? तो जब दुनिया में कुछ नहीं था तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा एक छोटे से बिंदु पे केंद्रित थी, उस छोटे से मटर के दाने पे केंद्रित थी। उस छोटे से दाने में, उस छोटे से बिंदु में अत्यधिक ऊर्जा एवं घनत्व था। क्या था उस छोटे से बिंदु में? अत्यधिक, यानी बहुत सारी ऊर्जा, असीम ऊर्जा और असीम घनत्व था वहाँ पे। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब ब्रह्मांड नहीं बना था तो समय भी नहीं था उस समय। जब ब्रह्मांड ही नहीं था तो समय कैसे होगा? जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होना चालू हुई है तब से समय आया है। जब ब्रह्मांड यानी सब कुछ, अब कुछ था ही नहीं तो समय कैसे होगा वहाँ पे? अंधेरा तक नहीं था। ठीक है। तो आज जो हम ब्रह्मांड देखना विशालकाय, वो 13.7 अरब साल पहले एक छोटे से बिंदु पर, एक छोटे से मटर के दाने पर केंद्रित था। एक समय आया जब उस दाने में अत्यधिक घनत्व और अत्यधिक ऊर्जा बढ़ गई। एक समय आया जब उसमें बहुत ज़्यादा घनत्व और बहुत ज़्यादा ऊर्जा बढ़ने लगी, असीम ऊर्जा और असीम घनत्व बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ? अचानक उसमें एक बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ। और विस्फोट होते ही उसमें अनंत प्रकार की अनंत ऊर्जा निकली, अनंत चीज़ें निकली। उसमें क्या क्या निकला? उसमें अनंत प्रकार की ऊर्जा निकली, ऊष्मा निकली, पदार्थ निकले अत्यधिक मात्रा में। ठीक है। अत्यधिक मात्रा में मैटर निकले, आपके पदार्थ निकले, ऊष्मा निकली, ऊर्जा निकली। जैसे ही वो छोटे से मटर के दाने में महाविस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ। क्यों ब्लास्ट हुआ? क्योंकि अत्यधिक घनत्व और ऊर्जा उसमें बढ़ गई थी। तो जैसे ही अत्यधिक घनत्व और ऊर्जा बढ़ गई थी तो उसमें ब्लास्ट हुआ, और जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो विस्फोट से क्या हुआ? ऊर्जा निकली, बहुत सारी ऊर्जा निकली, अनंत ऊर्जा निकली, ऊष्मा निकली, ऊष्मा यानी गर्मी होता है, अनंत गर्मी निकली, पदार्थ निकले, बहुत सारे लाखों प्रकार के पदार्थ निकले, उसमें से अत्यधिक मात्रा में पदार्थ निकले। ठीक है। इसके बाद कई लाखों करोड़ों वर्ष के बाद इन्हीं चीज़ों से मिलके क्या क्या बना? जब विस्फोट हुआ, जैसे ही विस्फोट हुआ तो वो आगे बढ़ते गया। जैसे ही उस मटर के दाने में, उस बिंदु में विस्फोट हुआ तो वो लगातार आगे बढ़ते गया, फैलते गया। मैंने बताया ना, ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है। तो 13.7 अरब साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। आज भी ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो सोचिए कितना महाविस्फोट हुआ होगा उस समय, कि वो जो फैलता गया, तो आज भी 13.7 अरब साल बाद वो फैलता जा रहा है। तो क्या हुआ? विस्फोट के लाखों करोड़ों वर्ष के बाद क्या हुआ? बहुत सारी चीज़ें बनना चालू हुई। उस छोटे से बिंदु जब विस्फोट हुआ तो बहुत सारी चीज़ें बनना चालू होने लगी। आकाशगंगाएं बनना चालू हुई, तारे बने, तारे बनते बनते ग्रह बने, फिर उपग्रह बने, सूर्य बना, चंद्रमा बना, पृथ्वी बनी, जीव जंतु बने, पेड़ पौधे बने, डायनासोर्स बने, धीरे धीरे करके इंसान बने। तो विस्फोट होने के 13.7 अरब साल बाद जाके इंसान की उत्पत्ति हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, और उसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जब विस्फोट हुआ तो उसके कितने कितने समय में क्या क्या चीज़ें बनना चालू हुई, और इंसान कब बने, बाकी चीज़ें कब बनी। ठीक है। विस्तार से समझते हैं। इसका एक निचोड़ आपको बता दूं मैं क्या हुआ। महाविस्फोटक का सिद्धांत ये कहता है कि जब ब्रह्मांड, आज से 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित था। उस बिंदु में महाविस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद वो चारों तरफ फैला, और फैलते धीरे धीरे समय बीतता गया। लाखों करोड़ों वर्ष के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे उसमें चीज़ें बनना चालू हुई, आकाशगंगाएं बनी, ग्रह बने, उपग्रह बने, फिर धीरे धीरे करके इंसान बने। ठीक है। ऐसे हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ये कहता है बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोटक का सिद्धांत। चलिए अब इसको विस्तार से जानते हैं और डायग्राम के थ्रू समझते हैं एक एक चीज़ों को, कि कैसे जब विस्फोट हुआ तो क्या क्या बनना चालू हुआ। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ना समय था, ना कुछ था, ना कोई ग्रह थे, ना कोई अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, है ना। तो जैसे ही उसमें विस्फोट हुआ तो समय देखिए, समय नापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? हमें समय को नापना है। समय नापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ये होती है 10⁻43। इसको कहते हैं प्लैंक समय। प्लैंक समय कहा जाता है इसको। ठीक है। समय नापने की सबसे छोटी इकाई को प्लैंक समय कहा जाता है। ये होती है 10⁻43। 10⁻43 यानी 1/10 लगा के आप 43 जीरो लगा दो, तो ये होती है समय नापने की सबसे छोटी इकाई।
इसको कहा जाता है प्लैंक समय। तो जब उसमें विस्फोट हो रहा था उस समय उसका समय क्या था, प्लैंक समय था। जब उस मटर के दाने में, जब उस बिंदु में जब विस्फोट हो रहा था तो उस समय उसका समय कितना था, 10⁻43 उसका समय था, प्लैंक समय था उसका। ठीक है, तो हम लोग चलिए मान लेते हैं ये था प्लैंक समय। जैसे ही विस्फोट हुआ उस समय जो समय था क्या था, 10⁻43 प्लैंक समय था, क्योंकि समय की सबसे छोटी इकाई थी, वो सबसे छोटी इकाई थी समय की। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही विस्फोट हुआ तो 10⁻32 सेकंड में, मतलब सोचिए 10⁻32 सेकंड, यानी अभी 1 सेकंड की बात भी नहीं हो रही है, अभी 1 सेकंड भी नहीं हुआ है। विस्फोट होते ही 10⁻32 सेकंड में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बनना चालू हो गए। जैसे ही विस्फोट हुआ तो 10⁻32 सेकंड में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बनना चालू हो गए। मतलब उनने 1 सेकंड भी नहीं हुआ, अभी 1 सेकंड से भी 32 गुना कम समय क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बनना चालू हो गए। उस समय जो तापमान था वो 10⁻27 डिग्री था। 10⁻27 डिग्री मतलब 10 लिखो और आगे 27 जीरो लगा दो, इतना ज़्यादा तापमान था, इतना ज़्यादा तापमान था उस समय जैसे उसमें विस्फोट हुआ। आप सोच सकते हैं कितनी ऊर्जा और ऊष्मा होगी उसमें। तो 10⁻32 सेकंड में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बनना चालू हो गए, और तापमान कितना था उस समय, 10⁻27 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक सी चीज़ है। इसके बाद क्या हुआ, 10⁻6 सेकंड में, अभी भी 1 सेकंड नहीं हुआ है, अभी भी 10⁻6 सेकंड है, अभी भी 1 सेकंड नहीं हुआ है, और तापमान कितनी तेज़ी से ठंडा हो गया देखिए। तापमान हो गया आपका 10⁻13 डिग्री सेल्सियस। पहले जो समय था वो 10⁻32 सेकंड था, ठीक है, और तापमान था 10⁻27 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा तापमान था। इसके बाद क्या हुआ, 10⁻6 सेकंड में क्या हुआ, तापमान बहुत ज़्यादा गिर गया। कितना गिर गया, 10⁻13 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। इतना कम, 1 सेकंड से भी कम समय में इतना तापमान गिर गया। 1 सेकंड अभी हुआ भी नहीं था और तापमान बहुत ज़्यादा कम हो गया। और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पे 2 घटनाएं हुई। जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होने के 1 सेकंड से भी कम समय में इलेक्ट्रॉन बन गए, और 1 सेकंड से कम समय में क्या हुआ, एक घटना हुई। इसमें जैसे ही तापमान कम हुआ तो प्रोटॉन बना, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन बना। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। ये अलग चीज़ है, हमको अभी इन चीज़ों को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम लोग विज्ञान पढ़ाएंगे तो उसमें इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 10⁻32 सेकंड में, 10⁻−32 सेकंड में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बन गए, और 10⁻6 सेकंड में क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनना चालू हो गए। फिर क्या हुआ, समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, उसका विस्तार होता गया, होता गया, होता गया। फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 100 साल, 200 साल, 3 से चलते गए, चलते गए, चलते गया। फिर बढ़ते 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 3 लाख साल बीत गए। 3 लाख साल बाद तापमान क्या बचा आपका, 10,000 डिग्री सेल्सियस बचा। कम होते 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 तापमान कितना बचा, 10,000 डिग्री सेल्सियस, यानी 10⁻3। ठीक है, 10,000 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान बचा। जब तापमान थोड़ा ठंडा हुआ और 3 लाख साल बाद क्या हुआ, अणु और परमाणु बनना चालू हो गए, और हाइड्रोजन और हीलियम की गैसें बनना चालू हो गई। क्या क्या घटनाएं हुई यहाँ पे, अणु और परमाणु बनना चालू हो गए, और हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसें बनना चालू हो गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अणु और परमाणु बनना चालू हो गए, और हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसें बनना चालू हो गई। इसके बाद क्या हुआ, 3 लाख साल पहले की बात बता रहा था मैं आपको। फिर समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसे करते 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 1 अरब साल बाद, विस्फोट होने के 1 अरब साल बाद क्या हुआ, तापमान हो गया कितना आपका, -200 डिग्री सेल्सियस। यानी अब तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया आपका। 1 अरब साल बाद क्या हुआ, तापमान आपका बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, माइनस में चला गया, -200 डिग्री सेल्सियस हो गया। अभी कितना बड़ा था देखिए, कितना ज़्यादा तापमान था, अब ठंडा हो गया और -200 डिग्री सेल्सियस हो गया तापमान 1 अरब साल बाद। मतलब विस्फोट होने के 1 अरब साल बाद क्या हुआ कि तापमान -200 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब जब तापमान इतना ज़्यादा ठंडा हो गया तो यहाँ पे क्रियाएँ होना चालू हुई। हाइड्रोजन और हीलियम गैस क्रियाएँ करने लगे आपस में। हाइड्रोजन और हीलियम गैस क्या करने लगे, आपस में क्रियाएं करने लगे, जिससे बादल बनना चालू हो गए। बादल बने, बादल से क्या हुआ, आकाश गंगाएं बनना चालू हो गई। आकाश गंगाएं बनना चालू हो गई, आकाश गंगा बनने से तारे बनना चालू हो गए। देखिए, बादल बने, पहले क्या हुआ, हाइड्रोजन हीलियम गैस ने क्रियाएं करी।
इन्होंने क्रियाएं करी, इसके बाद बादल बनना चालू हुए। बादल बनते 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 क्या हुआ, आकाश गंगाएं बनना चालू हो गई। और आकाश गंगाएं बनते 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 तारे बनना चालू हो गए, सूर्य बनना चालू हो गया, चंद्रमा बनना चालू हो गए। धीरे धीरे करते 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 इसका विस्तार होने लगा। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, विस्फोट होने के 13.7 अरब साल बाद, यानी जो वर्तमान का समय चल रहा है, विस्फोट होने के जो 13.7 अरब साल बाद की कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो वर्तमान का समय चल रहा है, आज का समय, इसमें क्या हुआ, अंतरिक्ष का तापमान हो गया आपका -270 डिग्री। तापमान कितना हो गया, -270 डिग्री, इतना ठंडा हो गया। और ग्रह बनना चालू हुए, उपग्रह बनना चालू हुए। धीरे धीरे करके पेड़ पौधे धरती पे आए, धीरे धीरे करके पशु पक्षी धरती पे आए, डायनासोर वगैरह धरती पे आए। और आते 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 क्या हुआ, धीरे धीरे इंसान बनना चालू हुए। और यहाँ से इंसान की उत्पत्ति मानी जाती है कि विस्फोट होने के, ब्रह्मांड जो बनने के 13.7 अरब साल बाद इंसान बनना चालू हुए, जो वर्तमान का समय चल रहा है। ठीक है। तो ये कहलाता है महाविस्फोटक का सिद्धांत। ये आपका कहलाएगा महाविस्फोटक का सिद्धांत। इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एकदम पूरा एक बार रिवाइज कर देता हूँ, लाइन से बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, बड़े बड़े खगोल शास्त्री आए, और उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी बातें रखी। उनमें से एक बहुत बड़ा सिद्धांत आया जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित सिद्धांत था, जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी, यानी महाविस्फोटक का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया गया है महाविस्फोटक के सिद्धांत में। ये 1894 से लेकर 96 के बीच में आया। यह सिद्धांत को लाने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था जॉर्ज लेमेतियर। क्या नाम था इनका, जॉर्ज लेमेतियर इनका नाम था। इन्होंने क्या बताया कि आज जो विशालकाय ब्रह्मांड हम लोग देख रहे हैं, आज जो इतना बड़ा ब्रह्मांड जो हम लोग देख, ब्रह्मांड में सब आ गया, आकाश गंगाएं तारे सौरमंडल सूर्य चंद्रमा हम लोग सब आ गए। तो आज जो इतना बड़ा ब्रह्मांड हम लोग देख रहे हैं, आज जो इतना बड़ा ब्रह्मांड हम लोग देख रहे हैं, वो आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले क्या था, एक छोटा सा बिंदु पे केंद्रित था। एक छोटा सा बिंदु था वो, एक छोटा सा मटर का दाना बराबर था वो। क्या था, एक छोटा सा मटर के दाने बराबर था वो। ठीक है। और उस मटर के दाने में क्या था, अत्यधिक ऊर्जा थी, ऊष्मा थी और बहुत ज़्यादा घनत्व था। अत्यधिक ऊर्जा थी, ऊष्मा थी और बहुत ज़्यादा उसमें घनत्व पाया जाता था। ठीक है। कब की बात कर रहा हूँ, आज से 13.7 अरब साल पहले। इसके बाद क्या हुआ कि उसमें घनत्व और ऊर्जा बढ़ने लगी। उस छोटे से बिंदु में घनत्व और ऊर्जा, उस छोटे से मटर के दाने में घनत्व और ऊर्जा बढ़ने लगी। बढ़ते 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 इतना ज़्यादा बढ़ गई, इतना ज़्यादा बढ़ गई कि उसमें अचानक एक महाविस्फोट हुआ। उस मटर के दाने में, उस छोटे से बिंदु में, जो आज हम जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, उस छोटे से बिंदु में बहुत ज़्यादा महाविस्फोट हुआ। ठीक है। महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने से क्या हुआ, महाविस्फोट होने से उसमें बहुत अनंत प्रकार की ऊर्जा निकली, अनंत ऊर्जा निकली, अनंत ऊष्मा निकली, अनंत पदार्थ निकले, अनंत मात्रा में पदार्थ निकले। क्या क्या निकला, ऊष्मा निकली, ऊर्जा निकली, विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकले। और जैसे ही निकले तो फैलते गए। ठीक है। फैलते गए फैलते गए फैलते गए फैलते, वहाँ गुरुत्वाकर्षण थोड़ी है, बल थोड़ी है जो नीचे आ जाएंगे। फैलते गए फैलते गए फैलते गए फैलते गए फैलते गए फैलते गए। ठीक है। ऊष्मा, ऊर्जा, पदार्थ अनंत प्रकार के निकले और फैलते गए फैलते गए फैलते गए। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फैलते 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 आगे बढ़ते बढ़ते गए। अब यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही उस बिंदु में विस्फोट हुआ, तो उस समय क्या था, उसको कहा जाता है प्लैंक समय। उसको कहा जाता है प्लैंक समय। प्लैंक समय का अर्थ होता है समय को नापने की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, उसको प्लैंक समय कहा जाता है। अब देखिए, विस्फोट होने से पहले समय भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो समय कैसे रहेगा, कुछ भी नहीं था। तो जैसे उसमें विस्फोट हुआ, उस समय से हम लोग समय को नापते हैं। तो उस समय जो समय चल रहा था, वो चल रहा था 10⁻43 सेकेंड। 10⁻43 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड भी नहीं था वो, 10⁻43 था। तो जैसे ही विस्फोट हुआ, उस समय जो समय चल रहा था वो 10⁻43 सेकेंड चल रहा था। और धीरे धीरे करके विस्फोट हुआ। जैसे ही विस्फोट हुआ, इसके बाद 10⁻32 सेकेंड में तापमान कितना था, तापमान था 10⁻27 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा तापमान था। ठीक है। 10⁻32 सेकेंड में तापमान कितना था, 10⁻27 डिग्री सेल्सियस। अभी 1 सेकेंड भी पूरा नहीं हुआ था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनना चालू हो गए। 1 सेकेंड भी पूरा नहीं हुआ था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनना चालू हो गए। इसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, तो 10⁻6 सेकेंड में तापमान एकदम से ठंडा हुआ। और कितना ठंडा हुआ, ये हो गया 10⁻13 डिग्री सेल्सियस।
ये हो गया 10⁻13 डिग्री सेल्सियस। अभी भी 1 सेकंड नहीं हुआ था, समय का 1 सेकंड भी नहीं बीता है, विस्फोट होने का 1 सेकंड भी नहीं हुआ है, और यहाँ पे क्या बनना चालू हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनना चालू हो गए। इलेक्ट्रॉन पहले बन चुके थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनना चालू हो गए। मतलब विस्फोट होने क्या, जैसे ही विस्फोट हुआ तो 1 सेकंड भी नहीं बीता और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनना चालू हो गए। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बनना चालू हो गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत विस्तार से। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार होता रहा, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फैलते गए, फैलते गए, फैलते गए, फैलते गए, और समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। फिर आपका 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 100 साल, 200 साल, 300, बीतते 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 विस्फोट होने के 3 लाख साल बाद, विस्फोट होने के 3 लाख साल बाद तापमान में अचानक गिरावट आई और तापमान हो गया 10,000 डिग्री सेल्सियस। मतलब 10⁻³ डिग्री सेल्सियस, है ना, 10,000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। अब तापमान हो गया 10,000 डिग्री सेल्सियस, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अणु और परमाणु बनना चालू हुए। धीरे धीरे करके अणु और परमाणु बनना चालू हुए और हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैस बनना चालू हो गई। अणु परमाणु बनना चालू हुए और हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैस बनना चालू हो गई धीरे धीरे। फिर समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, और विस्फोट होने के 1 अरब साल बाद, विस्फोट होने के 1 अरब साल बाद क्या हुआ, तापमान बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई और तापमान हो गया -200 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 से भी -200, 0 से भी 200 कम, -200 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। ठीक है, और तापमान हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों में क्रियाएं चालू हो गई। इतना कम तापमान हुआ कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों में क्या हुआ, क्रियाएं चालू हो गई, रिएक्शंस होने लगे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों में। और जैसे ही रिएक्शंस हुए तो उससे बादल बनना चालू हुए। बादल बनते 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 क्या हुआ, आकाशगंगाएं बनना चालू हो गई, और आकाशगंगाएं बनने के बाद फिर तारे बने, फिर विभिन्न प्रकार के ग्रह बनना चालू हो गए। ठीक है, और विस्फोट होने के 13.7 अरब साल बाद, यानी विस्फोट होने के बाद जो आज का समय है, मतलब 13 अरब साल बाद क्या हुआ, तापमान में और ज़्यादा गिरावट आ गई। तापमान हो गया -270 डिग्री सेल्सियस तापमान चला गया। इस समय क्या हुआ, ग्रह बनना चालू हुए, उपग्रह बनना चालू हुए, धीरे धीरे करके पेड़ पौधे बनना चालू हुए। फिर और समय लगता गया, लगता गया, लगता गया, फिर पशु पक्षी आए, फिर डायनासोर्स वगैरह आए। धीरे धीरे करते 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 तब जाके इंसान की उत्पत्ति हुई, और फिर जो हम आज का समय देख रहे हैं, तो अब जाके इंसान बनना चालू हुए। अब देखिए, ये ब्रह्मांड बनने की घटना चालू होती है 13.7 अरब साल पहले से। ठीक है, इतना पुराना समय, लेकिन आज के इंसान ने इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि इंसान के पास वो पावर है कि 13.7 अरब साल पहले की भी कहानियों को उसने आज सुलझा लिया, कि कैसे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ये आज इंसान ने सुलझा लिया। मतलब अभी इंसान को बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखो, इंसान ने इतने पुराने समय की गुत्थी को सुलझा लिया कि किस समय क्या बना हुआ होगा, किस समय क्या बना हुआ होगा, सारी चीज़ों को इंसान ने सुलझा लिया। तो ये चीज़ें आपको इन सब चीज़ों से ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, ये यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं बिग बैंग थ्योरी से। ये मेंस में लिखने के लिए आता है कि बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, महाविस्फोटक का सिद्धांत क्या है, इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए, 250 शब्दों में, 300 शब्दों में, इस तरह से आपके लिए आएगा लिखने। तो आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए आप लोग। हालांकि आपको PDF में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको स्लाइड्स में भी दिख रही होंगी। पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए और इसको अपने शब्दों में अच्छा लिखने की कोशिश करिए। इसको अपने शब्दों में और बेहतर तरीके से हिंदी उपयोग करके, अपनी विशिष्ट हिंदी उपयोग करके अच्छे शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, ताकि जो हमारा एग्ज़ाम का पेपर जांच रहा है वो इम्प्रेस हो जाए, और इम्प्रेस हो गया वो अच्छे नंबर दे। पॉइंट पॉइंट की बात लिखिए, इधर उधर की कहानी बिल्कुल मत लिखिए। और ये डायग्राम जो है, इसको ज़रूर बना लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। जब विस्फोट हुआ तो उस समय क्या समय चल रहा था, फिर जैसे ही जब इलेक्ट्रॉन बना तो क्या समय चल रहा था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना तो क्या समय चल रहा था, फिर 3 लाख साल बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन हीलियम की गैसें बनी, एटम मॉलिक्यूल बने, यानी अणु परमाणु बने। फिर समय बीतता गया, 1 अरब साल बाद क्या बना, तापमान इतना कम हो गया, उस समय गैलेक्सी बनी, आकाशगंगाएं बनी, क्लाउड बने। इसके बाद क्या हुआ, समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, और 13.7 अरब साल बाद पेड़ पौधे, पशु पक्षी बने, और फिर आपके इंसान बनना चालू हुए। तो ये पूरी जर्नी है आपकी ब्रह्मांड की, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उस छोटे से बिंदु से आज इतना बड़ा ब्रह्मांड हुआ, और ये विस्तार धीरे 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 करके विस्तार होते जा रहा है। और आज हम लोग जो जी रहे हैं 13.7 अरब साल बाद, तो ये ब्रह्मांड और भी ज़्यादा विस्तार धीरे धीरे करता जा रहा है।
देखिए जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको अगर आप समझ के पढ़ेंगे, फील लेके पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें और बहुत अच्छे से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। और आप लोगों को यकीन मानना, जितने हमारे लेक्चर चलेंगे सभी में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि हम लोग इंटरेस्टिंग चीज़ों को सरल भाषा में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे, सरल भाषा में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य ये है, हमको ज्ञाता नहीं बनना है ज्योग्राफी का, हमको ज्ञाता नहीं बनना है, हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को मैं रखूँगा आपके लिए, जो जो एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं उन सभी चीज़ों को आपके लिए रखूँगा मैं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सारी चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। ज्ञाता नहीं बनना है हमको, लेकिन फिर भी आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो ज्ञाता ही कहलाएंगे एक तरह से, है ना, ठीक है। अब देखिए, एक बार पूरी समरी देख लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि ज्योग्राफी जो ऐसा सब ज्योग्राफी जो है, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास हम लोग कहाँ से चालू करते हैं? स्टोन एज से चालू करते हैं, पाषाण काल से चालू करते हैं। मतलब जब पाषाण काल था, पत्थरों का युग था, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता आई, मानव आए। लेकिन ज्योग्राफी कितनी पुरानी है देखिए आप लोग, इतिहास से भी ज़्यादा पुरानी है। लोग कहते हैं इतिहास सबसे पुरानी, लेकिन इतिहास से भी ज़्यादा पुरानी ज्योग्राफी है। हमने ये देखा कि ब्रह्मांड कैसे बना, एक छोटे से बिंदु से आज जो इतना बड़ा आपको ब्रह्मांड दिख रहा है, जिसके अंदर कई सौरमंडल हैं, कई आपके ग्रह उपग्रह हैं, कई प्रकार के सूरज हैं, कई आकाशगंगाएं हैं, इन सबको मिला के ब्रह्मांड होता है। तो ब्रह्मांड कैसे बना, हमने इसमें ये देखा एक छोटे से बिंदु से। तो इतिहास से भी ज़्यादा पुराना क्या हो गया आपका, ब्रह्मांड हो गया, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले आज हम लोगों ने बात की थी परिभाषा की, कि ब्रह्मांड की परिभाषा क्या होती है। मैंने बताया था छोटे से अणु से लेकर विशाल आकाशगंगाएं तक सभी चीज़ें जो हैं ये ब्रह्मांड है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने इसकी परिभाषा देखी थी और हमने देखा था कि ये अनंत है, असीमित है और लगातार विस्तारित है। लगातार विस्तारित है यानी लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके बाद हमने देखा कि ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयाँ, ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयाँ क्या क्या होती हैं। 3 इकाइयाँ हमने देखा था। खगोलीय इकाई, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, दूसरी इकाई थी प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, और तीसरी इकाई थी आपकी पारसेक, पारसेक को पारसेकी कहते हैं, ठीक है। खगोलीय इकाई में हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी थी, इसको खगोलीय इकाई कहते हैं। औसत दूरी क्यों बोला मैंने, क्योंकि सूर्य और जो पृथ्वी है उसके चक्कर जब लगाती है तो दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है, तो कभी सूर्य के पास रहती है पृथ्वी, कभी सूर्य से थोड़ा दूर चली जाती है। इस वजह से मैंने बोला कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, उसको हम लोग कहते हैं खगोलीय इकाई। अब आपको यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक खगोलीय इकाई बराबर 1.5 गुणित 10 की घात 8 किलोमीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.5 गुणित 10 की घात 8 किलोमीटर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष की यानी लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। आपको पता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन लाइट को वहाँ तक पहुँचने में, सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकार प्रकाश को एक साल में कितनी दूरी तय करता है उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। मतलब जो प्रकाश है एक साल में कितनी दूरी तय करता है उसको बोला जाता है प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, कितनी दूरी तय करता है, 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर। 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर, ये आपको हुबहू याद रखना है। फिर हमने देखा पारसेक। पारसेक क्या होता है भैया, तो ये ब्रह्मांड में दूरी नापने की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी इकाई होती है। पारसेक जो है ब्रह्मांड में दूरी नापने की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन इकाई है। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है। ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। यहाँ से कैसे सवाल आते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में। हमने बात करी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 चीज़ें थी, एक थी संकल्पनाएं और एक थी सिद्धांत। संकल्पनाएं मतलब क्या होता है, जो कल्पना करके लोग बताते हैं, जो सिद्ध नहीं कर पाते उसको संकल्पनाएं कहते हैं, और जो सिद्ध हो जाती हैं चीज़ें, मैथमेटिकल प्रूव हो जाता है जिनका, उनको कहा जाता है सिद्धांत कहा जाता है। तो संकल्पनाएं क्या थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, कि एक क्लॉडियस टॉलमी आए 140 AD में। इन्होंने बताया कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन्होंने भू केंद्रित अवधारणा दी। इसके बाद 6वीं शताब्दी में कौन है, वाराहमिहिर आए। इन्होंने वो बात कही कि सूर्य केंद्र में है लेकिन पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन इनकी बात को उतना तवज्जो नहीं दिया गया। फिर 1543 AD में आए निकोलस कॉपरनिकस, पोलैंड के थे। इन्होंने वही बात बताई कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, और जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसको कहते हैं सूर्य केंद्रित अवधारणा। इसके बाद क्या हुआ, 1925 AD में एडविन हबल नाम के व्यक्ति आए।
इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार उसका विस्तार हो रहा है, और इन्होंने कहा कि आकाशगंगाएँ अनेक अनेक प्रकार की आकाशगंगाएँ होती हैं, बहुत सारी आकाशगंगाएँ होती हैं। ठीक है। हबल जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, इनके नाम पे टेलीस्कोप जारी हुआ था जो कि 1990 में हुआ था, जिसको नासा ने अंतरिक्ष में भेजा था, जिसको अब 30 साल हो चुके हैं। तो अब वो रिटायर हो रहा है और 2021 में नया टेलीस्कोप अंतरिक्ष में जाने वाला है नासा के द्वारा, जिसका नाम रहेगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर रहेगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसके बाद हमने सिद्धांत देखे, सिद्धांतों की हम लोगों ने बात की। तो सिद्धांतों में हमने क्या बात करी कि महाविस्फोटक का सिद्धांत आया। महाविस्फोटक का सिद्धांत आया कब आया? 1894 से 96 के बीच में। इसको लाया जॉर्ज लेमेतियर ने। जॉर्ज लेमेतियर ने लाया। इन्होंने वही बात कही कि 13.7 अरब साल पहले जो ब्रह्मांड था एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित था, उसमें ऊर्जा ऊष्मा अत्यधिक बढ़ गई। जैसे ही वो उसमें बढ़ी तो एक अचानक उसमें विस्फोट हुआ तो वो ऊर्जा फैलने लगी। फैलते 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 कितने कितने समय में क्या क्या चीज़ें घटनाएं हुई, जैसे कि 1 सेकंड से कम समय में इलेक्ट्रॉन बन गए, प्रोटॉन बन गए, न्यूट्रॉन बन गए। फिर समय बढ़ता गया, 3 लाख साल में पृथ्वी ठंडी हुई और हाइड्रोजन हीलियम की गैसें बनी, एटम मॉलिक्यूल यानी अणु परमाणु बनना चालू हो गए। इसके बाद क्या हुआ? 1 अरब साल बाद गैलेक्सी यानी आकाशगंगाएं बनना चालू हो गई। फिर 13.7 अरब साल बाद पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान बनना चालू हो गए। तो ये थी पूरी यात्रा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग हिग्स बोसान की थ्योरी पढ़ेंगे, आकाशगंगाएं क्या होती हैं पढ़ेंगे, नेबुला क्या होता है और तारे क्या होते हैं, इनको विस्तार से जानेंगे। हमारा अध्याय 1 चल रहा है और अध्याय 1 को हमको कम से कम 3 से 4 वीडियो में हमको कवर करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि छोटी से छोटी चीज़ों को, बारीक से बारीक चीज़ों को विस्तार से पढ़ना और एक एक शब्द का मतलब समझते हुए आगे बढ़ना है। इस तरह से हमको विश्व भूगोल पढ़ना है। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को। और जो भी क्वेरीज़ होती हैं आपकी, आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम में जाके द प्रदीप IAS अकेडमी सर्च करिए तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। हालांकि मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें जाइए, मैं आपको उसमें प्रत्येक PDF आपको पहुँचा दूँगा। ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए। और लॉकडाउन का समय चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करिए। कभी भी वैकेंसी आ सकती है। जैसे ये कोरोना ठीक होगा, उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त तक वैक्सीन बन जाएगी, तो जैसे ये कोरोना ठीक होगा एकदम से वैकेंसीज आएंगी। और मैं चाहता हूँ कि जब वैकेंसी आए तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। वैकेंसी आने के 2 महीने पहले ना पढ़ें, उसमें सिलेक्शन नहीं होता है। वैकेंसी आने के 2 महीने पहले आप लोग पढ़ाई करते हैं तो उसमें सिलेक्शन होने की संभावना कम रहती है। लेकिन अगर आप साल भर तैयारी कर रहे हैं और एट दैट टाइम आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चीज़ों को विस्तार से पढ़िए और अपना स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।